हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 30 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। क्या है इसमें, आज बहुत कुछ जानने के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो पेपर पेन लेकर बैठना ताकि आप सब कुछ नोट कर सको। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका, हाल ही में आईएमएफ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस देश को अब तक का सबसे बड़ा कोविड ऋण दिया है? तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कितना ऋण दिया है इसको। तो इसमें मतलब ये जो कोविड ऋण है इसमें 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, यानी कि उसकी मंजूरी दी है। ठीक है, विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई धनराशि में सबसे अधिक धनराशि यही है। ठीक है, तो और बाकी जो दक्षिण अफ्रीका में यानी कि कोविड-19 के क्या केसेस की जो एक इसमें एक डेटा दे रखा है, तो 4,50,000 से अधिक मामले अब तक दक्षिण अफ्रीका में, मतलब कि इस महाद्वीप का सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब यहाँ मतलब डेटा आपको दे ही दिया है। बाकी यहाँ पर हम आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये क्या संस्था है। हालांकि इसकी हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इसका कार्य क्या होता है वो हम जान लेते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि ये एक ऐसी संस्था है जो अपने जिसके सदस्य देश जो हैं उन पर उनकी जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि जो वैश्विक लेवल पर जो आर्थिक स्थिति है इनकी, उस पर ये नज़र रखने का काम करती है। यानी कि उनको जो भी हेल्प करनी होती है टेक्निकली या फिर इकोनॉमिकली, तो वो अपने देशों को उस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, सबसे खास इसमें यह है कि इकोनॉमिकली वो उनको हेल्प करती है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर एक लाइन में आपको याद रखना है तो। अगर मैं एक बात करती हूँ इन टोटल इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य ये होता है कि जो आर्थिक स्थिरता होती है उसको सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोज़गार को बढ़ावा देना, और जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं उसको सुविधाजनक इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये सब इसके कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम ये जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। एमडी जो है इसकी क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। अच्छा, इसकी एक मतलब मुद्रा होती है। ठीक है, सबकी विशेष मुद्रा होती है, यानी कि स्पेशल करेंसी होती है। उसका जो नाम है आईएमएफ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, तो उसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इतना ही था इसके बारे में। ये क्या करता है वो आप याद रखना बस, और बाकी इसमें से कुछ आएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो वो वियतनाम में स्थापित करेगा। तो बाकी इसमें दे रखा है कि ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो भारत में कपास के जो वितरण के बारे में सारा जो कार्य होता है उसको क्रियान्वित करता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर क्या खास है। देखिए, इंडिया ने जो मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो भी मौजूदा स्टॉक है कपास का, उसको निर्यात करने के लिए, मीन्स टू से उसका एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ कितने, अच्छा ठीक है ये भी बता देती हूँ एक डेटा, कितने कपास को निर्यात करने का उसने वो किया है, समझौता करेगा वो। तो 1.5 से 2 मिलियन कपास को निर्यात करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर करेगा उस समझौते पर। ठीक है, इसके अलावा मतलब इसी के साथ में इंडिया ने ये भी निर्णय लिया है कि वो कपास के एक्सपोर्ट को मतलब जो कॉटन का एक्सपोर्ट होगा उसको बढ़ावा देने के लिए वो वियतनाम में अपना गोदाम स्थापित करेगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कॉटन वेयर हाउस, इन द सेंस कि वहाँ पर अपना गोदाम स्थापित करेगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि आखिर इंडिया ने इन्हीं दो कंट्रीज़ को क्यों चुना और किसी कंट्रीज़ को क्यों नहीं चुना। ठीक है, तो मेन बात यही है। देखो, ऐसा होता है कि ये जो दोनों कंट्री हैं ना, इनके पास अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, चीन हुआ, इनके बाज़ारों में शुल्क मुक्त पहुँच है, इन द सेंस कि कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया ने ऐसा किया। हाँ, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या बात है यहाँ पर तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये ऐसा होता है कि ये उन भारतीय मतलब जो भारतीय यार्न और परिधान होते हैं निर्यातकों पर बढ़त देता है। ठीक है, और किन को बढ़त देता है, तो उन्हें देता है जो तुलनात्मक रूप से उच्च शुल्क का भुगतान करते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता है, इस वजह से इसका रीज़न यही था। ठीक है, बाकी अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आखिर ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसी संस्था है भारत की, नाम से पता चल रहा है, इसमें लिखा भी है कि यानी कि जो कपास का क्रय होता है, व्यापार होता है, निर्यात होता है, उनसे रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं उन सबको यही हैंडल करती है, ये वाली जो संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 31 जुलाई 1970 को।
एक अधिनियम था जिसका नाम कंपनीज अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई थी एज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, यानी कि एक सरकारी कंपनी है। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बताती हूँ, ऐसा होता है कि कपड़ा नीति होती हैं, ठीक है, कपड़ा नीति एक एक टाइम यानी कि एक ड्यूरेशन के लिए बनती है, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। तो 1985 की जो कपड़ा नीति बनी थी उसी के तहत कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था, यानी कि ये जो मतलब ये जो संस्था है ये तभी बनी थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी कपड़ा नीति चल रही है, तो हम प्रेजेंट टाइम में 2000 यानी कि सन 2000 में जो कपड़ा नीति बनी थी उसी के तहत काम कर रहा है इंडिया, ठीक है। लेकिन 2020 की जो कपड़ा नीति है वो भी तैयार की जा रही है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट वेल, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राफेल जेट किस देश में निर्मित है, तो आई होप आप सब जानते होंगे फ्रांस में निर्मित है। लेकिन अब चर्चा में क्यों है, तो देखिए ऐसा है, इसका पहला बैच जिसमें 5 राफेल लड़ाकू विमान थे वो कहाँ पर पहुँच गया है, अंबाला पर पहुँच गया है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ खास मतलब कि जो पास्ट में जो भी हुआ है कि किस कंपनी से इसको ऑर्डर किया गया था, वॉटएवर जो भी है वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था जब इसमें हैमर मिसाइल को लेस किया गया था, तो मैंने इसके बारे में आपको इन डिटेल सब कुछ बताया था। चलिए, 2016 में भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन को 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था। ये सौदा 59,000 करोड़ रुपए में हुआ था। तो पहले सेट को मतलब पहले सेट के आने के साथ जो बाकी के सेट जेट्स हैं यानी कि 31 जेट्स, वो इसके 2021 तक इंडिया में पहुंचने का मतलब एक लक्ष्य है, तो तब तक ये पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हम राफेल जेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हाँ, एक ख़ास बात ये है कि ये दूसरा मौका है जब ये जो आपके जो फाइटर विमान हैं उनको अंबाला एयरबेस में भारत में सबसे पहले इनकी लैंडिंग हुई है, अंबाला एयरबेस में। इससे पहले भी यहाँ पर भारत में जगुआर फाइटर प्लेन था, उसकी अंबाला एयरफोर्स पर ही लैंडिंग हुई थी, ठीक है। तो ये खास बात है, याद रखना, उसका नाम याद रखना आप, जगुआर फाइटर प्लेन है, ठीक है, इससे पहले जिसकी लैंडिंग हुई थी। बाकी ये जो 5 मतलब आपकी जो 5 ये जेट हैं, विमान हैं, इनकी जो टीम है उस टीम की अगुवाई कौन करेगा, यानी कि उस टीम के अधिकारी हैं कौन है, वो वायुसेना के अधिकारी हैं जिनका नाम है हरकीरत सिंह, ठीक है, वो इस टीम का उस टीम के हेड हैं, ठीक है। ये जो मिसाइल बोल रही हूँ मैं, ये जो विमान है जैसे ही ये वहाँ अंबाला पहुँचेंगे तो इनमें ना कुछ मिसाइल्स को लेस किया जाएगा। मैंने आपको पहले एक मिसाइल का नाम बताया भी था जिसका नाम था हैमर मिसाइल। बाकी की 2 मिसाइल्स और हैं, उनके नाम आप चाहो तो नोट कर लेना। एक का नाम है मेटेओर और एक है स्कैल्प्स। इन मिसाइल्स को इसमें लेस किया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था इसके बारे में। हाँ, सबसे खास चीज़ रह गई यानी कि राफेल विमान की क्षमता क्या है, तो वो आप जान लीजिए कि आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो। देखो, इसमें भार ढोने की क्षमता 24,500 किलोग्राम इसकी भार ढोने की क्षमता है। इसकी ईंधन क्षमता 4700 किलोग्राम है, ठीक है, 4700 kg है इसकी। इसमें हाँ एक सिस्टम भी इसमें लगे होंगे, कुछ उन सिस्टम्स के नाम बता देती हूँ। 2 सिस्टम, पहला है थाले RBE-2 रडार एंड द सेकंड वन इज़ थाले स्पेक्ट्रा वाटरफेयर सिस्टम, ये इसमें लगे होंगे, ठीक है। यानी कि ये खास बात है इसकी। ये जो विमान है 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, 30 mm की तोप से 2500 राउंड गोले दाग सकता है और 300 किलोमीटर की रेंज से ये हवा से ज़मीन में हमला कर सकता है। ये इस विमान की खास बात है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और सब कुछ आपने नोट भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। तो ये दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। ये तो इसका उद्देश्य हो गया। 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्स शहर में एक टाइगर समिट हुआ था, तो तब से मतलब इसको मनाना स्टार्ट किया गया है। वहाँ पर कुछ समझौता हुआ था, बाघों की घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया गया था और इस समझौते के अंतर्गत क्या टारगेट रखा गया था कि 2022 तक विश्व में बाघों की जो आबादी है उसको
डबल करना, यानी कि उसको दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसी सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आयोजन का शुभारंभ हुआ था, यानी कि तब से इसको 2010 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, एक लाइन में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इस मौके पर एक खास बात क्या हुई है। बाघ दिवस के दिन 2018 की जो बाघ रिपोर्ट है, यानी कि बाघ संगणना 2018 की रिपोर्ट जारी की गई है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, वैसे इस रिपोर्ट में 2014 से 2018 तक के जो आंकड़े हैं वो बताए गए हैं। 2014 की तुलना में 2018 में बाघों में 33% की वृद्धि की गई है। ठीक है, और जो अगर वैश्विक स्तर की मैं बात करती हूँ ना, तो देखो वर्ल्ड में जितने भी बाघ हैं उनमें से 70% तो इंडिया में ही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, 70% इंडिया में है। अगर मैं इंडिया के, हम भारत की बात करते हैं कि भारत में क्षेत्रीयवार, यानी कि जो क्षेत्रीय विश्लेषण क्या है कि किस राज्य में क्या स्थिति है बाघों की, वो जान लेते हैं। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पर आपका एमपी है, जिसमें सबसे अधिक बाघ हैं, और मैं यहाँ पर आपके लिख देती हूँ। ठीक है, एमपी है जिसमें 526 बाघ हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड नंबर पर आपका है कर्नाटक है, जिसमें 524 बाघों की संख्या है। थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है, जिसमें आपके 442, ठीक है, 442 बाघों की संख्या है। ठीक है, तो ये तीनों राज्य हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अच्छा, एक चिंता का विषय क्या है, यानी कि कुछ ऐसे भी राज्य होते हैं ना जिनमें बाघों की स्थिति में गिरावट है। तो देखो, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट्स हैं ना, वहाँ पर बाघों की स्थिति में काफ़ी गिरावट है। उनके अलावा भी 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें बाघों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखी गई है। तो उनके एक तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और ओडिशा है, जहाँ पर बाघों की स्थिति में काफ़ी गिरावट है। तो ये एक चिंता का विषय है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें ऐसा क्या खास रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि चेंजेस होते हैं। तो रिपोर्ट में पहली बार क्या हुआ है, तो वो हम थोड़ा सा जानते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, तो जान लीजिए। देखो, पहली बार सभी जो कैमरा ट्रैप साइट्स हैं उन पर बाघों का लिंगानुपात दर्ज किया गया है, इससे पहले कभी नहीं किया गया। दूसरी चीज़ इसमें क्या खास है कि ये रिपोर्ट में पहली बार ही बाघों की आबादी पर मानव जाति के जो प्रभाव हैं, ठीक है, जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, उनके संबंध बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। तीसरी खास बात क्या रही है कि जो टाइगर रिजर्व के विशेष हिस्से हैं, है ना, कुछ हिस्से होते हैं विशेष हिस्से, उनमें बाघ की बहुतायत को भी जारी किया गया है इसमें। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक सबसे ख़ास बात क्या है कि जो बाघ संगणना 2018 है, उसको दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ के रूप में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में भी दर्ज किया गया है। ठीक है, किसके रूप में किया गया है? कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। अच्छा, एक आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी वो मेरे को आपको पहले ही बता देना चाहिए था, कि भारत ने ये जो आपको दिया गया है ना, इसमें देखिए ये समझौता क्या हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, कि 2022 तक ये दोगुनी करनी है, मतलब कि बाघों की संख्या। इंडिया ने 4 साल पहले ही 2022 से, यानी कि 4 साल पहले ही 2018 में ही अपना ये जो लक्ष्य है पूरा कर लिया, क्योंकि 2018 में ही इंडिया में 2967 बाघों की संख्या को दर्ज किया गया है। ठीक है, जबकि 2006 में कितने थे? 1400 बाघ थे। ठीक है, इंडिया में। तो आई होप ये सब आपने नोट कर लिया होगा। इतना ही था इसके बारे में जानने के लिए, बाकी और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हिचेम मचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इतना ही है बस इसमें। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आश्रय नाम से किस चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली किस स्थान पर विकसित की गई है? तो वो आपकी पुणे में की गई है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है अलगाव प्रणाली। देखिए, ऐसा है कि पुणे में एक विश्वविद्यालय ने देश में घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आश्रय नाम से एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली विकसित की गई है। इसमें रोगी को बेड को चारों तरफ से कवर कर दिया जाएगा और कवर किए गए बेड के अंदर कुछ चलने की जगह के साथ बिस्तर, मेज और कुर्सी के एक सेट को स्थापित किया जाएगा। अलगाव प्रणाली इन द सेंस कि सबसे वो अलग है, मतलब इस तरीके से उसको सारी चीज़ें उसी के बेड से अटैच कर दी जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हाँ, PDF अगर किसी को चाहिए तो आप इस नंबर पर
जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल भी मैंने बताया था, अगर जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आप किस तरीके से PDF ले सकते हो। ओके, आई होप यू गॉट इट वेल एंड थैंक यू so much for watching my video.